हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2025 रिलीज्ड हॉलीवुड हॉरर थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है 825 फॉरेस्ट रोड। इस कहानी की शुरुआत होती है एक एशली नाम के टीनेजर को दिखाते हुए जो अपने शहर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट रिसर्च कर रही थी। उसका ये रिसर्च इतना सिक्रेटिव था कि एक उसके बेस्ट फ्रेंड नैटली के अलावा किसी और को इसकी भनक तक नहीं थी, क्योंकि उसे पता था अगर उसके पेरेंट्स को पता चला तो वो इसे कंटिन्यू करने नहीं देंगे, जैसे नैटली के पेरेंट्स ने नहीं दिया। आखिर कौन सा माँ बाप चाहेंगे जानबूझकर अपने बच्ची को मौत के मुंह पे भेजना। एक दिन जब वो दोनों इसी टॉपिक पर वीडियो चैट पर बातें कर रहे थे तो एशली नैटली से कहती है कि उसे वो एड्रेस मिल चुका है जिसकी उन्हें तलाश थी। उसने ढूंढ निकाला है वो लोकेशन। अब ये दोनों किस एड्रेस के बारे में बात कर रहे थे और इसमें इतने छुपाने वाली क्या बात है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जैसे एशली इसके बारे में डिटेल्स में बात करने जाती है तभी एक अजीब हादसा होता है उसके साथ। उसके दरवाजे पे कोई जोर जोर से दस्तक देने लगता है, जैसे कोई नहीं चाहता कि ये रिसर्च आगे बढ़े। इनिशियली तो एशली घबरा जाती है, उसे लगता है उसके पेरेंट्स होंगे तो वो जल्दी से अपने सारे रिसर्च पेपर छुपा देती है। फिर उसे याद आता है घर में तो उसके मम्मी पापा है ही नहीं, इनफैक्ट कोई नहीं है घर में, तो फिर मेन गेट खोल के कोई अंदर कैसे आ सकता है। अचानक एक डर से उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। उसका सिक्स्थ सेंस उसे वार्न करता है दरवाजा ना खोलने के लिए, मगर वो अपनी क्यूरियोसिटी होल्ड नहीं कर पाती। हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलती है वो और बाहर निकलकर पूरे घर को अच्छे से चेक भी करती है, ये सोचकर कि शायद ये उसके किसी दोस्त का मजाक होगा। मगर वो नोटिस नहीं करती घर के एक कोने में अंधेरे से लिपटकर एक काली परछाई खड़ी है जो उसे ही घूर रही है, और वो फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। इधर एशली को कहीं कोई नहीं दिखता तो उसे अजीब लगता है, और फिर जैसे वह अपने कमरे का दरवाजा बंद करती है इमीडिएटली कोई जोर जोर से धक्का देने लगता है उस पर। इस बार का प्रेशर दुगना था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत गुस्से में है, दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। कौन? वो शायद एशली और नैटली दोनों को ही पता था। एटलीस्ट उनका डर से फीका पड़ चुका चेहरा देखकर तो वही लग रहा था। किसी अनहोनी के डर से सिकुड़ चुके थे दोनों, मगर इसके बाद उनके साथ एक्चुअल में क्या होता है वो हमें दिखाई नहीं जाता। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हम मिलते हैं एक मैरिड कपल चक एंड मरिया से, जो एशलैंड फॉल्स नाम के एक शहर में आए थे एक नए जिंदगी के तलाश में। अब आए हैं तो रहने के लिए उन्हें घर भी चाहिए था, जो लकीली उन्हें बहुत जल्द मिल भी जाता है। घर खूबसूरत तो था ही, साथ में स्पेशियस और एयरी भी था, एक्जैक्टली जैसे चक और मरिया को चाहिए था। एक्चुअली यहाँ उनके साथ चक की बहन इसाबेल भी रहने वाली थी, तो सबको अपनी अपनी प्राइवेसी की जरूरत थी। साथ में चक एक पियानो टीचर था और मरिया एक फैशन डिजाइनर। उन दोनों को ही अपना अपना स्टूडियो भी चाहिए था। अब इतने सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना कोई आसान बात तो नहीं ना। तो जब फाइनली ये घर उन्हें पसंद आ जाता है वो लोग इसे और हाथ से जाने नहीं देते। टू देयर रिलीफ इस घर का प्राइस भी काफी रिजनेबल था, जिससे एक बार चक को शक तो होता है, लेकिन बॉनी यानी कि उनकी रियल्टर उन्हें अश्योर करती है कि घबराने वाली कोई बात नहीं। जस्ट बिकॉज ये घर पिछले 3 सालों से खाली पड़ा है तो सेलर और लेट करना नहीं चाहता, इसीलिए इतना कम दाम रखा है। मगर क्या सच में असली वजह थी? शायद नहीं। असली वजह तो हमें तभी पता लग जाता है जब इसाबेल पहली बार ऊपर के फ्लोर पर जाती है। हमें वहां भी वही काली परछाई दिखती है जिसे हमने एशली के घर में देखी थी। मतलब ये घर हॉन्टेड है, लेकिन इस परिवार को इसका पता नहीं चलता, तो इनिशियली उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। वो लोग अगले कुछ ही दिनों के अंदर घर में शिफ्ट कर जाते हैं और अपने अपने तरीके से इस नए लाइफ को अडॉप्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। मगर वो किसी के लिए भी आसान नहीं होता, स्पेशली इसाबेल के लिए तो नहीं। इस घर में शिफ्ट करने के बाद से ही उसका मेंटल स्टेट काफी डिस्टर्ब्ड रहने लगा था। अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी खाई जा रही थी उसे। रात को ठीक से सो तक नहीं पा रही थी बेचारी। लेकिन ये बातें वो किससे शेयर करे? कहने को तो चक उसका भाई था, लेकिन दोनों में कोई अपनापन नहीं था। कैसे रहता? चक तो उसके लाइफ में कभी था ही नहीं। वो जब बहुत छोटी थी तभी चक उसे और उसके माँ को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर सेटल कर लिया था। कई सालों तक कोई कांटेक्ट नहीं रहा उनके बीच। फाइनली जब उसे खबर मिली कि उनके मॉम की मौत हो चुकी है तभी उसने फिर से इसाबेल से कांटेक्ट करी और उसे उनके साथ रहने का ऑफर दिया। इस पे इसाबेल राजी तो हो गई, लेकिन मजबूरी में।
एक्चुअली उसके माँ के जाने के बाद बहुत अकेली पड़ चुकी थी वो। उसका गम तो था ही, साथ में गिल्टी फीलिंग्स भी थी, क्योंकि उसके माँ की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, कार एक्सीडेंट हुई थी उनकी, और उस वक्त गाड़ी इसाबेल चला रही थी। भले ही उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उस ट्रॉमा से बाहर वो कभी निकल नहीं पाई। धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। ऐसे में अकेलापन उसके सिचुएशन को और बिगाड़ देता, इसीलिए उसने अपने भैया और भाभी के साथ मूव ऑन करने का फैसला किया, मगर उससे कोई फायदा हुआ नहीं। इनफैक्ट यहाँ आने के बाद से तो उसे काफ़ी भयानक सपने आने लगे थे, जिसमें यूजुअली वो अपनी माँ को देखती थी चीखते हुए। साथ में और भी बहुत ही अजीब अजीब से विजन्स भी आते थे उसे, जिनका शायद कोई मतलब नहीं था, मगर वो उन्हें पेंटिंग्स में ज़रूर कन्वर्ट करती थी। ये उसके लिए एक थेरेपी की तरह काम करता था, खुद को एक्सप्रेस करने का एक जरिया। चाक ये सब कभी समझ नहीं पाया। इसाबेल की फीलिंग्स, उसका डिप्रेशन, ये सब उसके लिए बस एक मेडिकल कंडीशन था, जो उसे लगा वक्त और दवाई के साथ ठीक हो जाएगा। उसके प्रॉब्लम्स की ग्रेविटी को समझने के लिए जो इमोशनल अटैचमेंट चाहिए था, वो चक के अंदर नहीं था। ना उन्हें वो वक्त मिला जिससे वो अपने बीच के इस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ पाए। उससे पहले ही हजारों और भी प्रॉब्लम्स में फंस गए दोनों, जिनमें से कुछ प्रॉब्लम्स सुपरनैचुरल भी थी। जैसे एक दिन अचानक चक नोटिस करता है उनके घर की सीलिंग से पानी टपक रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके रियल्टर के हिसाब से तो छत नहीं है, और उन्हें भी सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए थे इस घर में शिफ्ट हुए। इतनी जल्दी नई छत खराब कैसे हो सकती है? चक तो बहुत टेंशन में पड़ चुका था, लेकिन जब वो खुद ऊपर जाके चेक करता है तो उसे पता चलता है रियल्टर के तरफ से झूठ कहा गया था। छत पुरानी है और सीवियरली डैमेज्ड भी। तो चक उसी वक्त बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कर लेता है और अपने रियल्टर बॉनी को भेज देता है इंस्पेक्शन के लिए। और तभी एक अजीब चीज नोटिस करता है वो, कि उसने लिविंग रूम की जो फोटोज ली थी उनमें से एक में जमीन पर एक गन पड़ी है। चक को समझ नहीं आता ये पॉसिबल कैसे हुआ। उसके पास तो कोई गन नहीं है, और ना फोटोज क्लिक करते वक्त वहां कोई गन पड़ी थी, होती तो उसे जरूर दिख जाती। फिर जब वो उसी दिन अपने नेबर लैरी से बात करता है, उसे एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट पता चलती है कि इस घर के लास्ट ओनर ने इसी घर में सुसाइड करी थी 3 साल पहले। मतलब चक का शक सही था, इसीलिए इस घर की कीमत इतनी कम है। लेकिन अपने रियल्टर से पूछने पर वो डिनाई करती है, कहती है रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सच हो या झूठ, चक इस बात को राज रखने का ही फैसला करता है, क्योंकि फालतू में किसी को डराना नहीं चाहता था वो। लेकिन इसके अगले कुछ ही दिनों में उनके साथ जो कुछ भी होता है वो किसी को भी डराने के लिए काफी था, जिसकी शुरुआत होती है अगले दिन सुबह। चक नोटिस करता है किसी ने मारिया के मैनकिन मार्था को बाहर यार्ड पे रख दिया है। उसे समझ नहीं आता क्या ये काम इसाबेल का है, पर वो ऐसा क्यों करेगी। जब चक ये बात ही सोच रहा था, ठीक तभी वहीं पर लैरी आकर उसे इसाबेल का ध्यान रखने के लिए कहता है। साथ में और भी बहुत कुछ कहता है वो, कि इस शहर में सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है, कोई है यहाँ जो वल्नरेबल लोगों को सुसाइडल बना देता है, उन्हें इसाबेल को संभाल कर रखना चाहिए। अब ये तो खुद चक को भी पता था कि उसकी बहन डिप्रेस्ड रहती है, लेकिन उसके साथ लैरी के इन बातों का क्या ताल्लुक। चक के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वहाँ इसाबेल के आ जाने से लैरी चुप हो जाता है, और जाते जाते वो सिर्फ इतना बता जाता है कि उसे लाइब्रेरी में जाकर इस शहर के हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए, और उनका एक ग्रुप भी है फ्रेंड्स ऑफ गार्डनिंग नाम से, अगर वो चाहे तो उसे भी ज्वाइन कर सकता है। अब उसकी कोई भी बात चक को तो समझ नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे लैरी पहले में बात कर रहा था। उधर इसाबेल भी कहती है कि उसे मैनकिन के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो इस सब से चक काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है, और वो डिसाइड करता है कि वो लाइब्रेरी जाएगा। आखिर कुछ तो मतलब होगा ना लैरी के बातों का, वही जानना था उसे। तो एज डिसाइडेड वो अगले दिन ही लाइब्रेरी में जा पहुंचता है और कुछ किताब भी उठा लेता है, लेकिन उन्हें घर ला पाए उससे पहले ही कोई उससे रोक लेता है। एक यंग लड़की जो कोई और नहीं एशली थी, लाइब्रेरी में बैठकर रो रही थी बेचारी। बहुत ही खराब हालत हो चुकी थी उसकी। वो चक को रिक्वेस्ट करती है उन किताबों को ना पढ़ने के लिए और जल्द से जल्द इस शहर को छोड़कर निकल जाने के लिए। ठीक इसी पॉइंट पे हम नोटिस करते हैं चक के हाथ में भी वही किताबें हैं जो एशली के घर में हमने देखी थी। इन्हीं पर तो रिसर्च कर रही थी वो। मतलब उसका सब्जेक्ट एशलैंड फॉल्स था, तो क्या उसकी ये हालत भी उसी रिसर्च का नतीजा है? आखिर क्या है इस शहर का राज? चक उसके बातों पर गौर नहीं करता, वो अपने रास्ते निकल जाता है। और तभी उसकी नजर पड़ती है एक स्टैक ऑफ बुक्स पर जो जमीन पर ऐसे ही पड़ी हुई थी।
पता नहीं क्यों वो जब इसके बारे में रिसेप्शन पे जाके इन्फॉर्म करता है सभी काफ़ी घबरा जाते हैं, ऐसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी हो। चक इस सब में नहीं फंसता। वो घर आ जाता है और कुछ किताब लेकर बैठ जाता है। उसे कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलती है इस शहर के बारे में, जिनमें से सबसे इंटरेस्टिंग था रास्तों के पुराने नाम। पता चलता है वो अभी जिस घर में रहता है उसका प्रीवियस एड्रेस था 15 रोज लेन। कितना अच्छा नाम था ना। एट द सेम टाइम हम मारिया को देखते हैं अपने बहन से बात करते हुए। क्लियरली वो स्मॉल टाउन में आकर खुश नहीं थी, लेकिन वो चक के खातिर कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। एक्चुअली वो हमेशा से एक सिटी गर्ल रही है, उसका बिजनेस भी वहीं पर बेस्ट है, तो यहाँ एक ऐसे सुनसान जगह पर आकर वो खुश कैसे रह सकती थी। वो तो चक को यहाँ पर जॉब मिली है, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी यहाँ आना पड़ा। ऊपर से इसाबेल के साथ अभी घर भी शेयर करना पड़ रहा है, जबकि कुछ महीने पहले तक तो उसे ये भी पता नहीं था कि चक का कोई परिवार भी है। उस दिन उस मैनेकिन वाले हादसे को लेकर काफ़ी अपसेट हो पड़ी थी वो। उसे मार्था की फिक्र नहीं थी, लेकिन उस पर जो ड्रेस था वो काफ़ी कॉस्टली था। अगर वो बारिश में ख़राब हो जाता तो उसका लॉस हो जाता। उसे समझ नहीं आता भला इसाबेल जानबूझकर उसके साथ ऐसा क्यों करेगी। कहीं ना कहीं इसाबेल को लेकर उसके मन में एक गलत इंप्रेशन पड़ने लगा था। उसके मेंटल स्टेबिलिटी को लेकर सवाल उठने लगा था मारिया के दिल में, क्योंकि वो खुद भी कभी इस दौर से गुजर चुकी है। उसे पता है डिप्रेशन कितना खतरनाक हो सकता है। तो वो इसाबेल को ब्लेम नहीं कर रही थी, उल्टा उससे सिंपैथाइज कर पा रही थी वो। साथ में हम ये भी नोटिस करते हैं कि इस घर में आने के बाद से उसका अपना टेम्पर भी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था। बिना किसी कारण उसे बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील होने लगा था, बहुत होपलेस फील करने लगी थी वो, जैसे किसी ने उससे उसकी सारी एनर्जी ही खींच ली हो। मे बी उसका एक रीज़न ये शहर भी था। इसका ग्लूमीनेस, इसका लोनलीनेस कहीं ना कहीं अफेक्ट करने लगा था मारिया को। ऊपर से जिस दिन वो पहली बार काम पे निकल रही थी, उस दिन गाड़ी स्टार्ट करते ही एक बहुत ही खराब न्यूज़ मिलती है उसे। पता चलता है एशली नाम की एक लड़की ने सुसाइड कर ली है। भला ऐसी खबर सुनकर किसका मूड अच्छा रहेगा। मारिया भी कुछ देर के लिए बिल्कुल स्टंट हो जाती है, लेकिन वो नोटिस नहीं करती उसके गाड़ी के ठीक सामने वही काली परछाई खड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों की जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा हुआ है वो। उधर ऑन द सेम डे घर में चक के साथ भी एक हादसा होता है। उसी दिन वो अपनी पियानो क्लासेस स्टार्ट करने वाला था, तो उसकी फर्स्ट स्टूडेंट ओलिविया भी आ चुकी थी। वो बिल्कुल बिगिनर स्टेज पे थी, मतलब उसे अपने स्केल का भी अंदाजा नहीं था। लेकिन जैसे चक किचन में जाता है उसके लिए पानी लाने, अचानक उसे गाने की धुन सुना देती है जो उसे लगता है ओलिविया बजा रही होगी। लेकिन दूसरे ही पल अपने सामने देखने पर उसे वहाँ ओलिविया खड़ी दिखती है, जो कहती है ये म्यूजिक वो नहीं, एक लेडी प्ले कर रही है। चक समझ नहीं पाता वो किसके बारे में बात कर रही होगी, घर में तो कोई नहीं है। तो वो बाहर जाता है और चेक करता है। भले उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन ओलिविया डर से सफेद पड़ चुकी थी। पता नहीं उसे क्या दिखता है, लेकिन वो उसी वक्त भाग निकलती है उस घर से। और दरवाजा बंद करते वक्त हमें चक के पीछे फिर से वही काली परछाई नजर आती है। मतलब ओलिविया ने भी शायद इसे ही देखी थी। उधर सबसे अनजान चक अपने फर्स्ट स्टूडेंट को खो के काफ़ी अपसेट हो पड़ा था। तो टाइम पास करने के लिए वो लैरी के ग्रुप को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा है। भले ही उसे गार्डनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इससे एटलीस्ट लोकल लोगों से जान पहचान तो होगी। यही सोचकर शाम होते ही वो चर्च में जा पहुंचता है और लैरी उसे ले जाकर बाकी सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है। और जैसे ही कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, चक रियलाइज करता है यहाँ गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ भी डिस्कस नहीं हो रहा। उनका टॉपिक तो मेनली ये शहर है जो कि हॉन्टेड है। उसे पता चलता है 1940s में इस शहर में एक हेलेन फॉस्टर नाम की औरत की मौत हुई थी, जो अभी तक इस शहर को हॉन्ट करती है। तभी तो कुछ भी नॉर्मल नहीं है यहाँ, सभी डरे हुए रहते हैं। कोई ओपनली उसका नाम तक नहीं लेता। हर किसी की जिंदगी को नरक बना रखा है उसने। हर परिवार से कोई ना कोई उसके वश में आकर सुसाइड किया है, और जिन्हें वो वश में नहीं कर पाती उनके जिंदगी से सुकून ही छीन लेती है। वो मेंटली उन्हें इतना ड्रेन कर देती है कि उनकी जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। धीरे धीरे डिसबैलेंस्ड होने लगते हैं वो, और फाइनली शुरू होता है नाइटमेयर्स। हर रात बिल्कुल किसी बीमारी की तरह। वो मेनली टारगेट उन्हीं लोगों को करती है जो ऑलरेडी इमोशनली वल्नरेबल है। इसीलिए ही तो लैरी ने चक को इसाबेल का ख्याल रखने के लिए कहा था। उसके डर से ऑलमोस्ट खाली हो चुका है ये शहर। बस वही लोग रह गए हैं जो मजबूर है, इस उम्मीद में कि कभी तो इस शाप का अंत होगा।
लेकिन हेलेन से छुटकारा पाने का बस एक ही रास्ता है, उसका घर ढूंढो और उसे जला दो, तभी खत्म हो सकती है वो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका घर का एड्रेस 825 फॉरेस्ट रोड अभी किसी भी मैप में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैप बदल चुका है और वो लोकेशन कहीं खो चुका है। जिस किसी ने भी उसे फिर से ढूंढने की कोशिश करी, उसका नतीजा भयानक हुआ। ये लोग एशली के बारे में भी बात करते हैं और हमें पता चलता है वो भी उसी घर को ढूंढ रही थी। शायद उसे मिल भी चुका था, लेकिन वो हेलेन को डिस्ट्रॉय कर पाए इससे पहले हेलेन ने उसे मार डाला। हर बार यही तो करती है वो। जो कोई भी उस तक पहुंचने की कोशिश करता है उसे जड़ से उखाड़ फेंकती है वो। उधर लाइब्रेरी में उस स्टैक ऑफ बुक्स का दिखना भी इनके मुताबिक एक ऑमिनस साइन था, क्योंकि कुछ साल पहले वहीं पर किसी ने फांसी लगाकर सुसाइड करी थी। हेलेन के वश में आकर उन्हें बुक्स के ऊपर चढ़ के उन किताबों को 1000 बार बाहर फेंका गया है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे वो लाइब्रेरी में वापस आ जाते थे। और उनका ऐसे दिखना, इसका मतलब साफ है हेलेन ने अपना नया शिकार ढूंढ लिया है। पता नहीं इस बार किसकी जान लेगी वो। सब लोग जब यही डिस्कस कर रहे थे तो अचानक लैरी को ऊपर कोई आवाज सुनाई देती है और चेक करने पर उसे वहां हेलेन की आत्मा दिखती है, वही काली परछाई जो शायद चक का पीछा करते हुए यहाँ पहुंच चुकी थी। तो मजबूरन ये मीटिंग भी यहीं पर बंद करना पड़ता है और सभी तेजी से अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन चक वो नहीं भागता, उल्टा चर्च का दरवाजा खोलकर अंदर झांकता है। वो देखता है वह एक अकेली औरत बैठी है काले कपड़ों में। तब तो चक को कुछ फील नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसका भयानक चेहरा देखकर चक की हालत खराब हो जाती है। वो समझ जाता है इस शहर के लोग किससे इतना डरते हैं। उधर उसी दिन इजाबेल एशली के मौत को लेकर काफी अपसेट हो पड़ी थी। मेंटली बहुत ही स्ट्रेन्ड फील कर रही थी वो। तो चक के घर लौटते ही वो उससे अपने दिल की बातें शेयर करने की कोशिश करती है। उसे बताती है कि इस घर में कुछ है जो उसे परेशान कर रही है, उसे दर्द दे रही है, सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी जो उसे यहाँ कंफर्टेबल फील करने नहीं दे रही। कोई है यहाँ पर जो हर रोज उसके दरवाजे पर दस्तक देता है, स्क्रैच करता है, किसी का विजन उसे हर रात तड़पाता है। लेकिन चक सुनता ही नहीं। सारा दोष वो इजाबेल के मेडिकल कंडीशन पर डाल देता है, जिससे इजाबेल भी नाराज होकर वहां से निकल जाती है। लेकिन चक शायद ये सब जानबूझकर कर रहा था, जिससे इजाबेल सच्चाई से दूर रहे। उधर अगले दिन शहर से वापस आकर मारिया जब ऑनलाइन लाइव जाने की कोशिश करती है तो एक अजीब हादसा होता है उसके साथ। जब वो कुछ देर के लिए बाहर जाती है तो वापस आकर देखती है उसका मैनिक्विन मार्था अपने आप ही पीछे मुड़ चुकी है, सिर्फ बाहर की तरफ देख रही है वो कुछ। लेकिन वो अपने आप मूव कैसे कर सकती है? तब घर में सिर्फ इजाबेल ही थी, तो मारिया उसी से पूछती है एंड एज एक्सपेक्टेड उसे कुछ पता नहीं होता। मारिया समझ नहीं पाती ये हो क्या रहा है उसके साथ, आंखों का धोखा या फिर कुछ और। एक पॉइंट पे तो मारिया खुद ही खुद पर शक करने लगी थी कि शायद वो खुद ही डिल्यूशनल हो रही है। उधर उसी दिन इजाबेल का एक दोस्त ल्यूक आता है उससे मिलने और उससे इजाबेल को इस जगह की हिस्ट्री पता चलती है। कहानी ऑलमोस्ट सेम ही थी जो चक को उस मीटिंग में पता चली थी, लेकिन इस बार और भी डिटेल्स ऐड होती है, जैसे हेलेन फॉस्टर की मौत क्यों हुई थी और अभी तक उसका घर कोई ढूंढ क्यों नहीं पाया। पता चलता है 1940s में वो यहाँ अपने बेटी के साथ रहती थी, यहाँ अपना घर था उसका, वो जॉब करती थी, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन एक दिन उसने नोटिस करी उसकी बेटी बदल रही है, वो गुमसुम रहने लगी थी और बीमार भी बहुत पड़ने लगी थी। फिर उसे पता चले उसकी बेटी को स्कूल में बुली किया जाता है, मेंटली एंड फिजिकली। इनिशियली उसने स्कूल में जाके कंप्लेन लॉन्च करी, उस बुली के पेरेंट्स को मल्टीपल लेटर्स भेजी, जो कुछ भी उसके बेटी के साथ हो रहा है सब कुछ डिटेल्स में मेंशन करके उन्हें अलर्ट करने की कोशिश करी। इवन टाउन काउंसिल के पास भी गई वो, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर गौर ही नहीं किया। ऐसा करते करते एक दिन उसकी बेटी और टॉर्चर झेल नहीं पाई और उसने सुसाइड कर ली। अब एक माँ होकर हेलेन ये कैसे सह लेती? बदले की आग में पागल हो गई वो और एक दिन उस बुली के घर में जाकर उसे और उसके पेरेंट्स सभी को खत्म कर दिया। फिर घर आकर खुद भी सुसाइड कर ली अपने ही शॉटगन से। और उसके मौत के बाद से इस शहर को जैसे उसकी नजर लगी, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ फिर कभी यहाँ।
लोगों का मानना है उसकी इस बुरे शक्ति की जड़ उसका घर है, जिसे कई लोगों ने ढूंढने की कोशिश तो करी मगर किसी भी करंट मैप में फॉरेस्ट रोड की कोई जिक्र नहीं है। और रही बात उस समय के मैप की, तो उसे 1950s में एक लीगल इशू के वजह से सील कर दिया गया था। हाँ, उसके कुछ साल बाद मतलब 80s के दौरान उसे फिर से रिवील करने के लिए टाउन काउंसिल ने एक मीटिंग अरेंज जरूर करी, लेकिन मीटिंग के दिन काउंसिल मेंबर्स के हॉल में एंटर करते ही सारे डोर्स अपने आप ही बंद हो गए और अंदर ऑडियंस में दिखाई दी बस एक औरत, द लेडी इन ब्लैक, हेलेन फॉस्टर। इसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन वो मेंबर्स उस हॉल से कभी बाहर नहीं आए, जैसे हवा में गायब हो गए। सभी समझ गए हेलेन की आत्मा नहीं चाहती वो मैप्स फिर से सबके सामने आए। उसे छुपाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, तो फिर कोई उसके खिलाफ जाने की जुर्रत भी नहीं करी और वो मैप्स भी समय के साथ कहीं खो गए। उसका घर कहाँ है आज उसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं। मतलब इस शहर का कर्ज भी शायद कभी खत्म नहीं होगा। पता नहीं एशली की तरह और कितने लोगों की जान जाएगी। ये सोचकर ही इजाबेल डिप्रेस्ड रहने लगी थी। उधर मारिया भी अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, तो दोनों मिलकर कुछ देर बाहर बिताने का डिसाइड करते हैं। वैसे यहाँ ज्यादा कुछ तो नहीं था देखने लायक, बस एक आर्ट एग्जीबिशन चल रहा था जो मारिया को लगा इजाबेल को पसंद आएगा, इसीलिए दोनों वहीं चले गए और इसी बहाने दोनों आपस में कुछ बातें भी शेयर करी। यहाँ हमें पता चला इजाबेल की तरह मारिया को भी एक मेंटल इलनेस है, बाइपोलर डिसऑर्डर नाम से। भले वो रोज मेडिसिन लेती है और उसके सिम्टम्स अभी अंडर कंट्रोल है, मगर इस घर में आने के बाद से ही वो जाने अनजाने में ट्रिगर्ड हो रही है, पता नहीं क्यों। उसकी हालत भी इजाबेल से अलग नहीं है और एग्जैक्टली यही बात वो इजाबेल को समझाना चाहती थी कि वो दोनों सेम जोन में है, इजाबेल खुद को अलग ना समझे। उसके बातों से इजाबेल को सच में अच्छा लगने लगा था। इनफैक्ट इतने दिनों में पहली बार उसे कोई अपना फील हो रहा था, जो उसे अपने भाई के प्रति भी कभी फील नहीं हुआ। दोनों अच्छा वक्त बिताने लगे थे, लेकिन इसी बीच एक ऐसा कांड होता है जिससे उनकी बातचीत अचानक ही बंद हो जाती है। एग्जीबिशन में अचानक भाग दौड़ मच चुकी थी। सभी को घर लौटने के लिए कहा जा रहा था क्योंकि वहीं पर मौजूद एक पेंटिंग में अचानक हेलेन की आत्मा दिखाई देने लगी थी। उस पेंटिंग को इमीडिएटली ढक दिया जाता है और एग्जीबिशन को भी वहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। इजाबेल और मारिया भी घर लौट आते हैं, लेकिन हेलेन से पीछा छुड़ा नहीं पाते दोनों। मे बी इसलिए क्योंकि ये दोनों उसके नजरों में वल्नरेबल थे, पोटेंशियल टारगेट थे। शुरुआत होती है इजाबेल से। उस रात जब वो अपने कमरे में सो रही थी तो देर रात अचानक उसके क्लोजेट की लाइट जल उठती है अपने आप। तो इजाबेल जाकर उसे बंद करती है और फिर से सो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो लाइट फिर से ऑन हो जाता है। इस बार इजाबेल और सिर्फ उसे ऑफ ही नहीं करती बल्कि उस लाइट को ही निकाल के अपने पास रख लेती है, मगर इससे फायदा कुछ नहीं होता। कुछ देर बाद फिर से क्लोजेट के अंदर से रोशनी निकलने लगती है और साथ में दिखाई देते हैं किसी के दो काले और लंबे हाथ। ये हेलेन थी जो इजाबेल पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। उसका भयानक रूप देखकर तो किसी की भी हालत खराब हो जाती, इजाबेल की भी होती है। वो जोर जोर से चीखने लग जाती है और उसी चीख से उसकी नींद टूट जाती है। मतलब वो सपना देख रही थी, लेकिन अगर ये सब सपना था तो उसके साइड टेबल पर वो बल्ब कहाँ से आया? धीरे धीरे इजाबेल को यकीन आने लगा था कि यहाँ सच में कुछ गड़बड़ है। हेलेन की कहानी सिर्फ एक मिथ नहीं है, जिस पर गुजरता है सिर्फ उसी को पता चलता है। यही तो खेल है उसका, लोगों को पागल बनाना, जिससे वह खुद ही खुद पर फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, हेल्पलेस फील करने लगे और फाइनली सुसाइड कर ले, एक्जैक्टली जैसे उसने किया था। उधर इसी बीच मारिया के साथ भी एक सिमिलर हादसा होता है। उसके लाइव स्ट्रीम के दौरान अचानक उसके मैनिक्विन के हाथ हिलने लगते हैं, जो उसे तो नजर नहीं आता लेकिन उसके व्यूअर्स क्लियरली देख पाते हैं, और कुछ तो उसे कॉल करके वार्न करने की कोशिश भी करते हैं कि उसका घर हॉन्टेड है, उसे जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन जब वो उन मैसेजेस को देखती है तब तक मार्था उसके पीछे से गायब हो चुकी थी। अपने आप ही चलकर वो दूसरे कमरे में पहुंच चुकी थी और मारिया के वहां जाने पर उसके सामने वो अपना फेस टर्न करती है, एक्जैक्टली जैसे हेलेन ने चक को देखकर अपना फेस टर्न किया था। उसी रात चक के घर लौटने पर मारिया उसे सब कुछ बताती है और उस मैनिक्विन को जलाकर राख भी कर देती है, लेकिन उन्हें पता था इससे कुछ होगा नहीं। ये मैनिक्विन तो बस एक जरिया था, असली शैतान तो अभी भी उनके घर में ही छुपा है। वो दोनों उसी दिन डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें यह घर छोड़ना होगा। हाँ, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी लॉस होगी क्योंकि ये घर बेचना आसान नहीं होगा। मे बी उन्हें किसी छोटे से कैंपस हाउस में शिफ्ट करना पड़ेगा और इजाबेल को अपने डॉर्म में, लेकिन वहाँ एटलीस्ट उन्हें शांति तो मिलेगी।
चक मारिया और इसाबेल से सामान पैक करने के लिए कहकर घर से बाहर चला जाता है कुछ ज़रूरी काम निपटाने। कहीं ना कहीं उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उसे पता था इसाबेल कभी यहाँ आना नहीं चाहती थी। उसी ने उसे इंसिस्ट किया था और अभी उसी के कारण बेचारे को कितना कुछ भुगतना पड़ रहा है। उधर इसाबेल भी अभी तक घर में नहीं थी तो उसे ये सब कुछ भी पता नहीं चलता। वो ज़्यादा कुछ पूछती भी नहीं क्योंकि उसे ऑलरेडी अंदाज़ा लग चुका था इस घर में क्या हो रहा है। और वैसे भी वो खुद भी तो इस घर से जाना चाहती थी। तो वो अपना सामान पैक करने लगती है और इसी बीच उससे मिलने आता है ल्यूक, जो कमरे में एंटर करते ही एक फोटो फ्रेम की तरफ इशारा करके कहता है तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत है, अभी मुलाकात हुई थी उनसे। ये सुनकर तो इसाबेल बिल्कुल शॉक्ड रह गई। उसकी माँ कैसे दिख सकती है ल्यूक को, वो तो मर चुकी है। उधर ल्यूक 100% कॉन्फिडेंट था कि इस फोटो में जो लेडी है उसी ने दरवाजा खोला था उसके लिए। अब इसका एक ही मतलब हो सकता था, ल्यूक ने जिसे देखा है वो कोई और नहीं हेलेन होगी, उसके माँ के रूप में। ये बात कितनी सच है वो भी इसाबेल को अगले ही पल पता लग जाता है जब उन्हें नीचे से एक घोंसले आवाज सुनाई देती है। कोई उसे पुकार रहा था। तब मारिया भी नीचे ही थी। हॉलवे से गुजरते वक्त किचन से कुछ आवाज आने पर वो वहां जाती है और देखती है किसी ने सारे बर्तनों को एक के ऊपर एक स्टैक करके रख दिया है। उसके एंटर करते ही कोई उन्हें एक के बाद एक जमीन पर फेंकने लगता है। साथ में कोई डरावनी आवाज में उनका नाम लेकर पुकारने भी लगा था। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि मारिया की बोलती बंद हो गई थी। वो भागकर बाहर आ गई और एक कोने में छुप गई। उधर तब तक इसाबेल और ल्यूक भी नीचे आ चुके थे। उस आवाज को सुनकर ल्यूक तो वहां से भाग निकलता है, लेकिन इसाबेल उस बुलावे को इग्नोर नहीं कर पाती। मारिया उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो रुकती ही नहीं। डायरेक्टली किचन में जा पहुंचती है उस डायन के पास, लेकिन वहां जैसे ही उसे उस डायन का चेहरा नजर आता है उसका तो होश ही लौट आता है। वो तुरंत मारिया को लेकर घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सारे दरवाजे ऑलरेडी बंद हो चुके थे। तो वो ऊपर भागते हैं अपने अपने कमरे की तरफ। इससे इसाबेल तो बच जाती है, लेकिन मारिया उस शैतान से छुप नहीं पाती। वो हमला कर देती है मारिया पर। इसाबेल अपने कमरे से बस उसकी चीखें ही सुन पाती है। सरप्राइजिंगली कुछ देर बाद सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। मारिया खुद आती है इसाबेल के कमरे में उसे संभालने, और तभी इसाबेल नोटिस करती है मारिया का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका है, खून बह रहा है उसके नाक से। फॉर्चुनेटली इसके कुछ देर बाद ही चक लौट आता है और मारिया को संभाल लेता है। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें वो तो कुछ और ही कह रही थी, जैसे वो किसी ट्रांस में हो। ल्यूक समझ चुका था इस सब की जड़ उसी घर में छुपा है। उसे 825 फॉरेस्ट रोड को ढूंढना होगा और हेलेन के घर को जलाकर राख कर देना होगा, तभी शायद उसके परिवार को मुक्ति मिलेगी। ठीक इसी समय ल्यूक लौट आता है काफी सारे बुक्स और मैप्स के साथ। पता चलता है उस वक्त इस घर से भागकर वो एशली के घर गया था, क्योंकि उसे उसके दोस्तों से पता चला था कि वो हेलेन के एड्रेस को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, और उसी प्रोसेस में जान गई उसकी। ल्यूक को एहसास था कि यह काम कितना खतरनाक है, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त का साथ देने का डिसाइड करता है। उसने बहुत ध्यान से एशली के सारे रिसर्च को स्टडी किया है, और उसे पता चला है एशली ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका ढूंढ निकाली थी जिस पर आज तक किसी ने गौर नहीं किया था। उसने रोड्स को फॉलो ना करते हुए शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टडी किया, जिससे उसकी नजर पड़ी इलेक्ट्रिक ग्रिड्स की तरफ। एक वही चीज है जिसमें आज तक कभी कोई बदलाव नहीं आया। उसका मैप अर्ली 1900 से लेकर आज तक बिल्कुल सेम है। उसे फॉलो करके ही एशली को ये भी पता चला कि अर्ली 1900 में इस शहर का कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस उन जगहों पर भी फैला हुआ था जो अभी इस शहर का हिस्सा नहीं है। उन्हीं में से एक जगह का नाम था फॉल्स फॉरेस्ट। हो ना हो फॉरेस्ट रोड भी वहीं पर था, तभी तो कभी किसी को उसका ठिकाना नहीं मिला, क्योंकि वो शहर के अंदर ढूंढ रहे थे, बाहर नहीं। भले ये एक वाइल्ड अजम्पशन था, लेकिन चक एक चांस लेने का डिसाइड करता है। वो ठान लेता है वो खुद उस फॉरेस्ट में जाएगा, उस घर को ढूंढ निकालेगा और जलाकर राख कर देगा उसे। इसाबेल भी उसके साथ जाने के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन ठीक तभी डोरबेल बजता है और पता चलता है उनका रियल्टर बोनी आई है उनकी टेस्टिमोनी लेने। उसने पहले ही चक को इन्फॉर्म किया था, लेकिन हड़बड़ी में वो भूल गया, और अभी बॉनी ने ऑलरेडी एक वीडियोग्राफर को साथ लेकर आई थी, तो आज अगर उसका काम नहीं हुआ तो उसका लॉस हो जाएगा। इसलिए वो आज ही बस 2 मिनट की वीडियो शूट करने की जिद करती है। इससे चक पड़ जाता है मुश्किल में। वो उसका सिचुएशन समझ तो रहा था, लेकिन अपने घर की हालत वो बॉनी को कैसे समझाए। ऐसे में उसे रेस्क्यू करती है मारिया। पता नहीं कैसे, लेकिन उसे पता चल चुका था बॉनी के आने के बारे में। वो बिल्कुल सज धज के रेडी हो चुकी थी इंटरव्यू देने के लिए।
चक को तो उसे देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था। यही लड़की कुछ देर पहले ठीक से खड़ी तक नहीं हो पा रही थी, तो अचानक क्या हुआ कि वो बिल्कुल ठीक हो गई। चक कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो बहस भी नहीं करता। उसे इंटरव्यू पे बिठा के खुद निकल जाता है फॉरेस्ट रोड के तलाश में। इज़ाबेल भी उसके साथ जाती है और जाने से पहले लुक से कह जाती है उनके लौटने तक मारिया का ख्याल रखने के लिए। रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट था, तो उन्हें फॉल्स फॉरेस्ट तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब बारी थी तो बस घर को ढूंढ निकालने की। वो लोग गाड़ी से उतरकर जंगल के अंदर चलने लगते हैं और देखते ही देखते एक अबांडन टूटे फूटे घर के सामने जाकर हाजिर हो जाते हैं। हम नोटिस करते हैं ये तो वही घर है जिसका पिक्चर एशले ने बनाई थी। वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं और इधर घर में हम मारिया को इंटरव्यू देते हुए देख पाते हैं। उसे मेनली यही कहना था कि उनके रियल्टर बॉनी ने कैसे उनकी मदद करी, कैसे उसने इतने कम प्राइस में उन्हें इतना अच्छा डील दिलवाया। लेकिन इस सब के बदले मारिया कुछ और ही कहने लगी थी। अजीब अजीब सी बातें करने लगी थी वो, जिसमें से मैक्सिमम में थी उसके बेटी के बारे में, जो बेटी मारिया की नहीं बल्कि हेलेन की थी। कैसे उसे स्कूल में बुली किया जाता था, कैसे हेल्पलेसली वो अपने बेटी को तड़पते हुए देखती थी और कैसे दर दर भटकने के बाद भी उसे किसी से भी मदद नहीं मिली थी। इन बातों से ग्रेजुअली वहाँ मौजूद सभी समझ जाते हैं कि उनके सामने भली मारिया बैठी है, लेकिन उसके अंदर से असल में हेलेन बात कर रही है। या तो वो पहले ही मर चुकी है, हेलेन ने शायद उसके लाश पर कब्जा किया है, या फिर उसने सिंपली उसका रूप लिया है, जैसे उसने कुछ देर पहले इज़ाबेल के माँ का रूप लिया था। जो भी हो, हेलेन फिर से एक बार लौट आई थी अपना बदला लेने। उसका गुस्सा अभी तक खत्म जो नहीं हुआ था, ना पूरा हुआ था उसका बदला, जो शायद तब तक पूरा नहीं होगा जब तक ये शहर है। मगर सब कुछ समझने के बाद भी यहाँ पर किसी को भी भागने का कोई मौका नहीं मिलता। उससे पहले हेलेन अपने असली रूप में आ जाती है और उन पर हमला करके उन्हें मार डालती है, बेचारे लुक को भी। उधर उस घर में बहुत ढूंढने के बाद फाइनली चक को एक सीक्रेट फ्लोर पैनल मिलता है, जिसके अंदर कुछ लेटर्स थे जो इसी एड्रेस पर भेजी गई थी। लेकिन यहाँ चौंकने वाली बात यह थी कि इन पर सेंडर का नाम हेलेन फॉस्टर लिखा था और रिसीवर के नाम की जगह लिखा था मिस्टर एंड मिसेस क्लार्क। तो वही फैमिली थी जिनका बेटा हेलेन की बेटी को बुली करता था। लेकिन हेलेन खुद ही खुद को लेटर्स क्यों भेजेगी? और थोड़ा ध्यान से देखने पर जब को इसका जवाब भी मिल जाता है, जब वो नाम के नीचे मेंशन्ड एड्रेस पर फोकस करता है। उसे रियलाइज होता है ये घर यानी कि 825 फॉरेस्ट रोड कभी हेलेन फॉस्टर का घर था ही नहीं, बल्कि ये तो मिस्टर एंड मिसेस क्लार्क का ही घर था। हेलेन का असली घर तो असल में 15 रोज लेन है, जो अभी उनका घर है। मतलब वो इतने दिनों से हेलेन के घर में रह रहे हैं, तभी शायद उन पर उसका इफेक्ट इतना ज्यादा है। और वो गन जो चक को पिक्चर में दिखी थी, उससे से शायद हेलेन ने खुद को शूट किया था। चक के लिए अभी सब कुछ बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका था, तो वो जल्दी से ये बातें इज़ाबेल को बताने के लिए भागता है। वो उसे मिलती तो है, लेकिन उसकी हालत देखकर चक की हालत खराब हो जाती है। वो एक लंबे से कॉरिडोर के दूसरे एंड पे खड़ी थी और एक हाथ उसके कंधे से पकड़ रखा था। नाउ ऑब्वियसली ये हेलेन का ही हाथ था। लेकिन सोचने की बात ये थी कि ये इमेज बिल्कुल वैसे ही थी जैसा उसने ड्रॉ किया था। मतलब ये विजन भी इज़ाबेल को पहले ही दिख चुका था। उसके सबकॉन्शियस माइंड को शायद पता था ये सब होने वाला है। मे बी इस तरह उसका कॉन्शियस उसे अवेयर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ भी हो जाए, अपने डेस्टिनी से आज तक कौन बच पाया है? इज़ाबेल भी भाग नहीं पाती। हेलेन आखिरकार उसे भी अपना शिकार बना ही लेती है और साथ में चक को भी। फिर से एक बार एक परिवार उसके नफरत के आग में जलकर राख हो जाता है और फिर से उसका सीक्रेट छुप जाता है उस गुमनाम घर के अंधेरे में। रह जाता है तो बस उसका घर 15 रोज लेन, कुछ लाशें और उसके अंदर छुपी हेलेन की आत्मा। क्या ये सच्चाई कभी किसी को पता चलेगी? गॉड नोस। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।